साहब का परिनिर्वाण दिवस है। हम सब उनके प्रति कृतज्ञ हैं और अपनी श्रद्धांजलि उनको ज्ञापित करते हैं। आइए उनके विचारों में से एक विचार को लिया जाए आज। और यह दिन है 25 नवंबर 1949 का, जब बाबा साहब संविधान को प्रस्तुत करने के पहले अपने वक्तव्य दे रहे थे। और उस वक्तव्य में उन्होंने जो चिंता जाहिर की, क्या भारत फिर से गुलाम होगा। आइए इसी पर हम देखते हैं बाबा साहब ने क्या कहा। हूबहू जो हिंदी वालों में लिखा है मैं उसी पर पढ़ूंगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा उनकी चिंताओं पर। क्या एक बार फिर इतिहास दोहराया जाएगा, इसी ख्याल से मैं चिंताग्रस्त हुआ हूं। जातियों और संप्रदायों के रूप में अपने पुराने दुश्मनों के साथ भिन्न और परस्पर विरोधी विचार प्रणाली वाले राजनीतिक दलों की भी भरमार होने वाली है। इस वास्तविकता के बारे में सोचकर मैं अधिक ही चिंताग्रस्त हुआ हूं। मैं नहीं जानता कि भारत के लोग अपने सिद्धांत से देश को श्रेष्ठ स्तर पर देखेंगे अथवा अपनी सिद्धांत को देश से बढ़कर मानेंगे। लेकिन एक बात पक्की है कि अगर पक्ष अपनी तत्व प्रणाली को देश से बढ़कर मानेंगे तो दोबारा आजादी गंवाने का संकट आएगा ही। और इस बार आजादी गंवा बैठे तो वह हमेशा के लिए हाथ से जाएगी। इस संभावना के खिलाफ लड़ने के लिए हमें कटिबद्ध होना है। अपने खून की आखिरी बूंद जब तक है तब तक अपनी आजादी की रक्षा का निर्धारण हमें ही करना होगा। 26 जनवरी 1950 को भारत एक जनतांत्रिक देश बन जाएगा। अर्थात उस दिन भारत में ऐसी सरकार बनेगी जो लोगों द्वारा बनाई जाएगी, लोगों की होगी, लोगों के लिए काम करेगी। तभी मेरे मन में ख्याल आता है कि इस जनतांत्रिक संविधान का क्या होगा। उसे महफूज रखने के लिए यह देश समर्थ रहेगा या एक बार फिर वह अपनी आजादी गंवा बैठेगा। मेरे मन में आने वाला यह दूसरा ख्याल भी पहले ख्याल की तरह ही मुझे चिंता में डाल देता है। जनतंत्र क्या होता है यह भारत को पता नहीं था, ऐसी बात नहीं है। किसी जमाने में भारत में गणराज्यों की भरमार थी। अगर कहीं नौकरशाही थी तो चुनी हुई या सीमित हुआ करती थी। वे कभी भी आबाद नहीं थी। भारत को संसद अथवा संसदीय प्रणाली के बारे में पता नहीं था, ऐसी बात नहीं है। बौद्ध भिक्षु संघों के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि उस वक्त न केवल संसद थी बल्कि संघ भी कुछ और नहीं, संसद ही थे। आधुनिक युग में परिचित संसदीय कार्यप्रणाली के सभी नियम संघ को पता थे और वे उनका पालन करते थे। बैठने की व्यवस्था, विधेयक प्रस्तुत करने के नियम, प्रस्ताव, कामकाज के लिए जरूरी न्यूनतम सदस्य संख्या, दल के नेता द्वारा आदेश देना, मतों की गिनती, मत पत्रिका के द्वारा मतदान करना, कटौती की सूचना, नियम से काम करना, न्याय व्यवस्था आदि के बारे में उनके पास नियम थे। संसद के काम के ये नियम बुद्ध द्वारा संघ की सभाओं के लिए प्रयोग में लाए गए थे। लेकिन देश में उस दौरान कार्यरत राजनीतिक विधानसभा की नियमावली से ही उन्होंने ये नियम स्वीकारे होंगे। भारत ने यह जनतांत्रिक पद्धति गंवाई। अब क्या दूसरी बार भी वह उसे गंवाने वाला है, मैं नहीं जानता।
लेकिन लंबे समय से जनतंत्र प्रयोग में न होने के कारण उसका बिल्कुल नया लगना भारत जैसे देश में हो सकता है। यहाँ जनतंत्र द्वारा तानाशाही को स्थान दिए जाने का जोखिम है। ध्यान दीजिए, यहाँ जनतंत्र द्वारा तानाशाही को स्थान दिए जाने का जोखिम है। नए सिरे से देश में आया जनतंत्र अपना बाह्य रूप बरकरार रखेगा, लेकिन असल में वह तानाशाही को ही जन्म देगा। प्रचंड बहुमत हो तो दूसरी संभावना के पैदा होने का जबरदस्त खतरा है। तो मित्रों, प्रचंड बहुमत होने पर संसदीय तानाशाही आ जाती है। हम अगर सचमुच चाहते हैं कि केवल बाह्य रूप में ही नहीं वरन वास्तव में जनतंत्र अस्तित्व में आए, तो हमें उसके लिए क्या करना होगा? मेरी राय में जो पहले हमें अपने सामाजिक और आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संवैधानिक मार्ग को ही अपनाने की ठान लेनी चाहिए। बाबा साहब स्पष्ट लिखते हैं, स्पष्ट बोलते हैं कि हमें अपने सामाजिक और आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संवैधानिक मार्ग को ही अपनाने की ठान लेनी चाहिए। अर्थात क्रांति का खून से सना मार्ग हमें त्यागना होगा। इसका मतलब है कि कानून तोड़ना, असहयोग, सत्याग्रह, इन मार्गों को भी हमें दूर रखना होगा। आर्थिक और सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जब संवैधानिक मार्ग उपलब्ध नहीं थे, तब इन असंवैधानिक मार्गों को अपनाने का बड़े पैमाने पर समर्थन किया जाता था। लेकिन अब संवैधानिक मार्ग उपलब्ध हैं, इसलिए इन असंवैधानिक मार्गों का समर्थन नहीं कर सकते। असल में ये मार्ग अराजकता फैलाने की शुरुआत है। जितने जल्दी हम उन्हें त्याग देंगे, उतना ही हमारे हित में होगा। एक और महत्वपूर्ण बात है जिस पर हमारा अमल करना बेहद जरूरी है। जनतंत्र के संवर्धन में जिनको आस्था है, उन सबको जॉन स्टुअर्ट मिल की दी हुई चेतावनी को ध्यान में रखना होगा। उनकी राय में जॉन स्टुअर्ट मिल की जो कहना है, व्यक्ति भले कितना भी महान हो, लोगों को अपनी स्वतंत्रता उनके चरणों में अर्पण नहीं करनी चाहिए। साथ ही उस पर इतना विश्वास न करें कि वह प्राप्त अधिकारों का इस्तेमाल लोगों की संस्थाएं ध्वस्त करने के लिए करे। आज ये हो चुका है। अपना पूरा जीवन देश के लिए समर्पित करने वाले महापुरुषों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना गलत नहीं, लेकिन कृतज्ञता की भी कोई सीमा होनी चाहिए। आयरिश देशभक्त डैनियल ओकनेल ने ठीक ही कहा है कि कोई भी व्यक्ति अपने स्वाभिमान की बलि चढ़ाकर कृतज्ञता व्यक्त नहीं कर सकता। कोई महिला अपने सील की बलि चढ़ाकर कृतज्ञता व्यक्त नहीं कर सकती, और कोई भी देश अपनी आज़ादी की बलि चढ़ाकर कृतज्ञता व्यक्त नहीं कर सकता। अन्य देशों की तुलना में भारत को सावधान रहने के इस इशारे पर ज़्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि भारत में भक्ति का मार्ग अथवा विभूति पूजा अन्य किसी देश की राजनीति की तुलना में सबसे अधिक दिखाई देगी। धर्म में व्यक्ति आत्मा की मुक्ति का मार्ग हो सकता है, लेकिन राजनीति में भक्ति अथवा व्यक्ति पूजा अधोपतन और अंततः तानाशाही की ओर ले जाने वाला मार्ग साबित होती है। तीसरी बात, केवल राजनीतिक जनतंत्र पर हमें संतोष नहीं कर लेना चाहिए। अपने राजनीतिक जनतंत्र का हमें सामाजिक जनतंत्र में परिवर्तन करा लेना चाहिए। राजनीतिक जनतंत्र की जड़ में अगर सामाजिक जनतंत्र की ताकत न हो तो वह अधिक समय तक टिक नहीं सकता। सामाजिक जनतंत्र क्या है, यानी सामाजिक लोकतंत्र क्या है? वह जीने की एक राह है। इसके जरिए
स्वतंत्रता, समता और बंधुता को जीवन के सिद्धांत के रूप में मान्यता दी जाती है। स्वतंत्रता, समता और बंधुता को एक त्रयी के स्वतंत्र अंगों के रूप में नहीं सोचा जा सकता। इसका मतलब है कि स्वतंत्रता, समता, बंधुता जो 3 शब्द हैं, इनको इकट्ठा मानना चाहिए, इसको अलग अलग नहीं समझना चाहिए। इन तीनों का मिलकर एक संघ बनता है, यानी कि उनमें से किसी एक को अलग करने का मतलब लोकतंत्र के मूल उद्देश्य को ही छोड़ देना है। समता से स्वतंत्रता को अलग नहीं किया जा सकता और न ही स्वतंत्रता को समता से अलग किया जा सकता है। इसी प्रकार स्वतंत्रता और समता को बंधु भाव से अलग नहीं किया जा सकता, यानी स्वतंत्रता और समता को बंधुता से अलग नहीं किया जा सकता। समता के बिना स्वतंत्रता का मतलब है कि, ध्यान दें, समता के बिना स्वतंत्रता का मतलब है कि कुछ लोगों का बहुतांश लोगों के ऊपर प्रभुत्व करना। स्वतंत्रता के बगैर समानता निजी कर्तव्य के लिए मार्ग होगी। बंधुता के बिना स्वतंत्रता और समता अस्तित्व में ही नहीं होंगे। उन्हें व्यवहार में लाने के लिए पुलिस महकमे की जरूरत पड़ेगी। भारतीय समाज में 2 बातों का सिरे से अभाव है। इस वास्तविकता को मानकर ही हमें शुरुआत करनी होगी। उनमें से एक है समता। हमारा समाज श्रेणीबद्ध विषमता के सिद्धांत पर आधारित है, ग्रेडेड इनइक्वालिटी। हमारा समाज श्रेणीबद्ध विषमता के सिद्धांत पर आधारित है, अर्थात समाज में कुछ लोग ऊंचे स्तर के हैं और अन्य लोग निचले स्तर के। आर्थिक क्षेत्र में हमारे समाज के कुछ लोगों के पास बहुत अधिक संपत्ति है तो कई लोग अत्यंत घोर गरीबी में जीते हैं। 26 जनवरी 1950 के दिन हम एक विसंगतिपूर्ण समाज में प्रवेश करने वाले हैं। राजनीति में हमारे पास समता होगी, लेकिन सामाजिक और आर्थिक जीवन में असमानता होगी। राजनीति में हम हर व्यक्ति का एक वोट और हर वोट का एक समान मूल्य वाले सिद्धांत को मान्यता देंगे। सामाजिक और आर्थिक संरचना के कारण अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में हर व्यक्ति का समान मूल्य वाला सिद्धांत हम नकारते रहेंगे। इस प्रकार के परस्पर विरोधी जीवन में हम और कब तक जिएंगे? आर्थिक और सामाजिक जीवन में हम और कब तक समानता को नकारते रहेंगे? अगर अधिक समय तक हम उसे नकारते रहेंगे तो अपना राजनीतिक जनतंत्र हम खुद संकट में डालेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाबा साहब ने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि हम आर्थिक और सामाजिक जीवन में समानता को नकारते रहेंगे, वहाँ इक्वलिटी नहीं ला पाएंगे, तो हम अपना जो राजनीतिक लोकतंत्र है इसको भी हम खत्म कर देंगे, उस पर भी संकट आ जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। इस विसंगति को, जो ये इनइक्वालिटी है सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में, इस विसंगति को जितनी जल्दी हो सके हमें खत्म कर देना है। अन्यथा जिन्हें विषमता जनित बुरे परिणामों को झेलना पड़ता है वे बहुत परिश्रम से इस सभा द्वारा निर्माण की गई राजनीतिक लोकतंत्र की संरचना को नष्ट करेंगे। हम में जो कमियां हैं उनमें दूसरी है बंधुत्व के तत्व को मानना। बंधुत्व यानी क्या? भारतीय लोग अगर एक है तो सभी भारतीयों में बंधुत्व का भाव समान रूप से होना है। सामाजिक जीवन में इससे एकता और सामंजस्य आता है।
लेकिन इसे हासिल करना मुश्किल है। कितना मुश्किल है यह इस कहानी से पता चलता है जो अमेरिका के बारे में जेम्स ब्राइस ने अपने लिखे अमेरिकी कॉमनवेल्थ खंड में बताई है। मैं इस कहानी को ब्राइस के ही शब्दों में सुनाना चाहूंगा। कुछ वर्ष पूर्व अमेरिकन प्रोटेस्टेंट एपिस्कोपल चर्च के त्रिवार्षिक अधिवेशन में उनकी सामूहिक प्रार्थना में फेर बदलाव करने का प्रसंग आया। प्रार्थना के वाक्यों को छोटा करने और सभी लोगों के लिए होने वाली प्रार्थना को उसमें मिलाना ठीक रहेगा। न्यू इंग्लैंड के प्रमुख धर्मोपदेशक ने यह शब्द सुझाए कि हे प्रभु हमारे राष्ट्र को आशीर्वाद दे। उस दिन सभी लोगों द्वारा उत्साह के साथ उसे स्वीकार भी किया गया। मतलब जो ये शब्द बोले, हे प्रभु हमारे राष्ट्र को आशीर्वाद दे, उस दिन इसको स्वीकार कर लिया गया। इसी वाक्य पर दूसरे दिन फिर सोचा गया। धर्मोपदेशकों के अलावा अन्य कई लोगों को राष्ट्र शब्द पर आपत्ति थी। उनका कहना था कि इस शब्द के कारण वास्तव में न होने वाली राष्ट्र की एकता स्पष्ट रूप से सूचित होती है। इसलिए उस शब्द को हटाया गया और हे प्रभु इन संयुक्त राज्यों को आशीर्वाद दे शब्दों का प्रयोग किया गया। यह घटना जब घटी तब अमेरिका के लोगों के बीच एकता की भावना की इतनी कमी थी कि उन्हें नहीं लगता था कि उनका एक राष्ट्र है। अमेरिका के लोगों के मन में एक राष्ट्र की भावना नहीं पनप सकी तो भारतीयों के मन में उसका पनपना कितना कठिन है इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। मुझे वे दिन याद है जब राजनीति के लोगों को भारतीय लोग कहने से कितनी कोफ्त हुआ करती थी। भारतीय राष्ट्र कहलाना उन लोगों को पसंद था। मेरी राय में अपना एक राष्ट्र है इस पर विश्वास करना यानी जो अस्तित्व में नहीं है उसके अस्तित्व में होने का भ्रम पालना। यानी बाबा साहब अम्बेडकर ने स्पष्ट कह दिया कि भारत अभी एक राष्ट्र नहीं है। भारत को एक राष्ट्र के रूप में डिफाइन नहीं किया जा सकता। आगे देखिए क्या बोलते हैं। मेरी राय में अपना एक राष्ट्र है इस पर विश्वास करना यानी जो अस्तित्व में नहीं है उसके अस्तित्व में होने का भ्रम पालना है। हजारों जातियों में बटी जनता का एक राष्ट्र कैसे बन सकता है? बाबा साहब ने भारत को राष्ट्र नहीं माना उसके पीछे यही कारण था कि हजारों जातियों में बटे जनता का एक राष्ट्र कैसे बन सकता है। सामाजिक और मानसिक नजरिए से हम अभी भी एक राष्ट्र नहीं है इसका एहसास हमें जितने जल्दी होगा उतना हमारे लिए अच्छा होगा। उसके बाद ही हमें एक राष्ट्र होने की जरूरत कितनी महत्वपूर्ण है इसका पता चलेगा। हमारे उद्देश्य की पूर्ति के लिए किन उपायों का और किन मार्गों का अनुसरण करना है इस पर हम गंभीरता पूर्वक सोचने लगेंगे। इस उद्देश्य तक पहुंच पाना भी बहुत कठिन है। अमेरिका के लोगों के लिए जितना मुश्किल था उससे कई गुना मुश्किल है। अमेरिका में जाति की समस्या नहीं है और भारत में जातियां हैं। जातियां राष्ट्र विरोधी हैं। पहली बात, वे सामाजिक जीवन में फूट डालती हैं। जातियां राष्ट्र विरोधी हैं क्योंकि वे जातियों के बीच आपसी तिरस्कार, कटुता और द्वेष की भावना निर्माण करती हैं। हमें अगर वास्तव में राष्ट्र बनना है तो इन सभी मुश्किलों से पार पाना होगा। राष्ट्र निर्माण के बाद ही असल में बंधुभाव देखने को मिलेगा। बंधुत्व बिना समता और स्वतंत्रता की बात करना केवल ऊपरी रंग की परत, केवल बाहरी दिखावा होगा। हमारे सामने अब जो मुश्किल काम है उनके बारे में मेरी ये प्रतिक्रियाएं हैं।
कुछ लोगों के लिए आनंददायी नहीं है, ऐसा लग सकता है। इस देश में राजनीतिक सत्ता केवल मुट्ठी भर लोगों की बपौती या मिल्कियत भर रह गई है। ज्यादातर लोग केवल बोझ ढोने वाले प्राणी ही नहीं वरन शिकार पशु बनकर रह गए हैं। कोई इस बात से इनकार नहीं कर सकता। इससे वे न केवल विकास के मौकों से बल्कि मानवीय जीवन का महत्व जानने से भी वंचित रहने वाले हैं। इतना उनका अधोपतन हुआ है। अस्पृश्य लोग अपने ऊपर होने वाले अत्याचारों से, अपने ऊपर चलाई जाने वाली हुकूमत से ऊब गए हैं। खुद ही राज चलाने को वे आतुर हो गए हैं। अब अस्पृश्य वर्ग में निर्माण हुई इन तीव्र भावना को वर्ग संघर्ष और वर्ग युद्ध बनने तक बढ़ते नहीं देना चाहिए। इसका असर विभाजन में हो सकता है। वह निश्चित रूप से विनाशकारी दिन होगा। अब्राहम लिंकन ने कहा है कि विभाजित घर ज्यादा समय तक टिक नहीं सकता। उनकी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी उनके लिए मौके उपलब्ध कर देना देश के हित में, आज़ादी की रक्षा के हित में, फिलहाल सत्ता का उपयोग कर रहे मुट्ठी भर लोगों के हित में और कुल मिलाकर लोकतंत्र संरचना बनाए रखने के लिए ज्यादा उपयुक्त होगा। जीवन के सभी क्षेत्र में समता और बंधुत्व स्थापित करने से ही यह संभव हो सकता है। इसलिए मैं इस बात पर इतना जोर दे रहा हूं। सभागृह को मैं ज्यादा थकाना नहीं चाहता। आजादी खुशी की बात है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन इस आजादी के साथ हमारे कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आई है। इस बात को हमें नहीं भूलना चाहिए। आजादी के कारण अब किसी बुरी बात के लिए हम अंग्रेजों को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकेंगे। इसके बाद अगर कुछ बुरा होगा तो उसके लिए अपने अलावा किसी और को हम जिम्मेदार नहीं ठहरा सकेंगे। अनुचित प्रसंग होने का बड़ा खतरा है। समय तेजी से बदल रहा है। हमारे लोग भी नई नई विचारधाराओं को टटोल रहे हैं। लोगों के राज से अब वे ऊब रहे हैं। अब वे लोगों के लिए राज चाहते हैं। राज लोगों का, लोगों द्वारा चुना हुआ है अथवा नहीं, इसकी चिंता अब वे नहीं करेंगे। जिस संविधान में हम लोगों के लिए चुने शासन के तत्व का यत्न कर रहे हैं, उसे अगर सुरक्षित रखना हो तो अपनी राह में क्या अड़चने हैं इसे पहचानना होगा, जिससे कि लोगों द्वारा चुने गए राज्य से लोगों के लिए राज्य की ओर मुड़ेंगे। इस दिशा में आगे बढ़ने से हमें कमजोर नहीं पड़ना है। देश की सेवा करने का यही एकमात्र उपाय है। दूसरा अगर होगा तो मुझे पता नहीं। मित्रों, बाबा साहब ने सामाजिक और आर्थिक न्याय पर विशेष बल दिया और कहा कि इसे जितना जल्दी हो सके प्राप्त कर लेना होगा, अन्यथा जिनके लिए यह संविधान लिखा जा रहा है वही एक दिन इसको नष्ट कर देंगे। उन्होंने समता, स्वतंत्रता और बंधुता पर विशेष बल दिया। इसके बगैर कुछ भी संभव नहीं है। मित्रों, आज के लिए इतना ही। बाबा साहब को सादर नमन। उनके प्रति हम सभी की कृतज्ञता और आदरांजलि। जय भीम, जय भारत।